बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव पे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत की गई। दूसरी जानिब TLP के सरबराह मोहम्मद साद रिजवी साहब को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि रियासत को कंट्रोल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती के निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन की जानिब से EVM मशीन के हवाले से सख्त बयान आ रहे हैं। अदालत जाने का भी कहा गया आज, और इलेक्शन कमीशन को भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है। क्या आइंदा इंतखाबात में आप EVM मशीन के इस्तेमाल को देख रहे हैं? देखिए, इस पर बहस होगी अभी तो, और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है और बाकी बातें इसमें। तो सबसे जो अच्छी बात है वो तो ये कि जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे भाई हैं वो उनको वोट का इख्तियार मिला है, जो एक बड़ी इनकलाबी चीज़ है। लेकिन इसमें जो मेरी आज इलेक्शन कमीशन के कुछ शख्सियात से बात हुई, एक तो उनका वो कंसर्न अभी है कि मशीन्स के ऊपर पैसा चाहिए, और वो तो सारी बातें हैं। लेकिन दूसरी जो बात एक और उन्होंने कहा ये अभी तक हमें वो इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह उनकी तरफ से आएगी, और यकीनन ये हुकूमत और बाकी जो काबरीन है उनके भी जहन में होगा। वही कहते हैं कि ये हमें अभी तक नहीं समझ में आया कि क्या जो बाहर वोट डालेंगे उनका वोट एक आध दिन पहले हो जाएगा, जैसे आपको याद है ना अमेरिका में वो पोस्टल बैलेट पहले से, वो उसकी वजह वो कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर गुजरांवाला में इलेक्शन है किसी एक सीट का, तो अब आपको पता नहीं इतने 100 इतने 1000 इतने हल्के खुल गए, इतने हल्के खुल गए, वो बिल्कुल कांटेदार मुकाबला हो रहा होता है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक शख्स को बरतरी हासिल है 1000 वोटों से या 800 वोटों से, या दूसरे को PTI जीत रही है, वो आ रही है, और बाहर से अचानक जो है वो पता चला कि बेल्जियम से 10,000 वोट आ गए या वहाँ से 5,000 वोट आ गए, तो उस पर यहाँ ग्राउंड पे क्या रिएक्शन होगा? तो मैंने कहा जी ये तो कहते हैं अगर पूरा पांसा पलट गया इलेक्शन का तो यहाँ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होगा? तो हमने ये देखना होगा कि बाहर से जो वोट्स हैं वो पहले हो जाएं, और कोई ऐसा सिलसिला बने कि वो एक साथ अनाउंसमेंट एक साथ हो, और वो बड़ा अपसेट ना हो जाए कि लोगों को हो कि यार एक मिनट ठहरो, ये तो हमारे गुजरांवाला का इलेक्शन था या लाहौर का एक इलेक्शन था, तो अचानक ये इसमें किसी और मुल्क से बहुत सारे वोट आ गए और पूरा पांसा पलट गया कराची में या सिंध में, तो ये कैसे होगा? तो मैंने कहा यकीनन इस पॉइंट को हम भी रेस करेंगे, और चाहेंगे कि ये अगर इसमें ये कोई इशू है तो इसको टाइमिंग वाइज तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि दूर हो जाएंगी मेरा ख्याल है। और अभी देखते हैं कि कौन सी इनकी शिकें अपोजिशन चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, क्या करती है। लेकिन आज का दिन जो है मजमूई तौर पे वो एक खामोश दिन गुजरा। कल पूरा हफ्ता 10 दिन महीना 2 महीने जो हंगामा आराई होती रही है उससे कंपैरेटिवली आज का दिन जो है ज़रा खामोश गुजरा सियासत में। मैं 2-3 बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सियासत से हट के मैं चाहूँगा कि उन पर मैं थोड़ी सी बात करूँ। एक तो बात यह है कि लाहौर में और ये शेखुपुरा में और पंजाब के बहुत से इलाकों में ये स्मॉग बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है। और आज का अगर इसका हम देखें जो डाटा अगर हम दिखा सकें तो ये स्मॉग जो है ना, असल में स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध, तो यहां से लफ्ज निकला है स्मॉग, ठीक है ना। स्मोक और फॉग में से मिला के ये स्मॉग निकला है, यानी वो धुंध जिसमें धुआं और यानी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जिसे कहते हैं आलूदगी, वो सारा शामिल हो जाए। धुंध तो होती है ना बड़ी सादी सी के जी ऊपर बुखारात उठे और फिर ऊपर से वो नीचे पानी उसके कतरे बन गए और उसकी विजिबिलिटी नहीं हो रही। लेकिन स्मॉग में ये है कि स्मॉग में फिर आलूदगी है, उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसकी आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो एक चार्ट है इनका आज का, अगर हम दिखा सकें एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला चार्ट आज का है, ये अगर पता नहीं इसकी स्लाइड बनी कि नहीं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो इसमें 100 तक नॉर्मल होता है, बिल्कुल 0 to 100 ये बिल्कुल ओके होता है, गुड होता है। और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे थोड़ा सा प्लीज। तो ये आज की आप अगर ये देखें तो आज देखें कि लाहौर की जो सूरत हाल है वो ये आप देखें सिर्फ, ठीक है।
अच्छा, इसमें अगर आप ये जो कलर्स लगे हुए हैं ना साइडों पे, कलर्स मुख्तलिफ रंग हैं, इसमें देखें 0 to 100 जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक होता है, और 100 से 200 तक इत्मीनान बख्श होता है, और उसके बाद 200 से 300 तक मॉडरेटली पोल्यूटेड होता है, और 300 से 4 तक पुअर होता है, और 400 से 500 तक सीवियर होता है। ठीक है, और ये इसका उसकी स्कोरिंग का तरीका है। ठीक है, ये जो इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की क्वालिटी, अभी टाउन हॉल और मुख्तलिफ जो इलाके हैं जैसे लाहौर के देख रहा था मैं, तो उसमें कई जगहों पे जो है मतलब टाउनशिप का इलाका है तो वहाँ पे 403। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा ब्लॉक 2 टाउनशिप 435। अच्छा, तो ये आप इस तरह से समझें कि अगर ये 435 किसी जगह पे आ रहा है, इसको सादा ज़बान में मैं इस तरह से कहूँगा कि एक शख्स जो इस माहौल में, लाहौर में, आपको पता है ना मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का इसको कहा गया है, एक शख्स लाहौर में बैठा है और वो सांस ले रहा है, और वो यानी ज़ाहिर है लोग बाहर जा रहे हैं, अपना मुंह भी ढांप रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला ये कि सांस तो आपने उसी में से लेना है ना, इनहेल तो आपने उसी माहौल में, फ़ज़ा में करना है। तो इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर इस 400 से ऊपर है तो ये कोई 100 और 125 सिगरेट्स आपने एक दिन में पिए हैं। अगर आप उस माहौल में रहे हैं एक दिन तो आपने कुछ 100 से 125 सिगरेट एक दिन में पिए हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉग है इसका इसका फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे कोई कानून बनाने की ज़रूरत है और इसको कोई तरीका देखने की ज़रूरत है कि इससे किस तरह से बचा जाए। अभी एक तरह से आप समझें कि ये हर साल आने लगा है पिछले 4-5 सालों से, लेकिन ये कोई नया फिनोमेना, कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है जो अभी अभी इजाद हुई है। ये जो है ये इस तरह से है कि पहले तो ये 19वीं सदी, 20वीं सदी, तब उस ज़माने में तो ये सबसे पहले तो ये जो लफ्ज़ आया था स्मॉग का, ये बरतानिया में स्मॉग, उस ज़माने में ये मुख्तलिफ सनतें वगैरह बननी शुरू हो गई थी, तो बिल्कुल स्याह किस्म के बादल, आप समझिए स्याह बादल छाए हुए हैं बिल्कुल वहाँ पे, और चिमनीज में से धुआं निकल रहा है। और ये 1952 में एक ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन आई जो कि 5 दिन तक रही, और उसमें बयान होता है कि 12,000 लोग मर गए, 12,000 लोग। अच्छा। और उसमें ये जो स्मॉग थी ये इस कदर, यानी कुछ लोग कहते हैं 8,000, एक जदीद जो तहकीक है वो कहते हैं 12,000 5 दिनों के अंदर अंदर। तो ये जो स्मॉग का आना है शेखुपुरा, लाहौर, फैसलाबाद, ये बाकी सारे इलाकों में, इसको हंगामी तौर पे पाकिस्तान को चाहिए कि इसके बारे में मामला को देखें कि ये क्या है और क्यों है। अब क्योंकि इंडिया में तो आज स्कूल्स वगैरह वहाँ पे बंद हो गए, ठीक है, दिल्ली में स्कूल्स बंद कर दिए उन्होंने, और ये ज़्यादा जो उठ रही है, ये उठ रहा है ज़्यादा, यानी ये क्या है, ये स्मोक है, तो अगर धुआं है तो फिर धुआं जो है वो एक तो इसकी होती है प्राइमरी स्मोक की, अगर हम दिखा सकें थोड़ा सा सादा अल्फाज में समझाने के लिए सबको, तो देखें होता ये है कि इसमें धुएं के अंदर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरे कंपोनेंट्स आ जाते हैं साथ, और इसकी 2 किस्में होती हैं, सल्फ्यूरस स्मॉग, सल्फ्यूरस, ये फोटोकेमिकल स्मॉग है। अच्छा, ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ना, फोटो का लफ्ज जहां पर भी आ जाए तो आप समझ जाएं कि रोशनी का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो इसको जरा बड़ा करेंगे प्लीज। इसमें आप देखें, इसमें असल में है क्या, प्रॉब्लम क्या है कि नीचे से बुखारात उठे और ऊपर वो नहीं जा सके, यानी ऊपर से मुराद ये है कि वो बुखारात ऊपर बादलों तक या फजा तक नहीं जा सके, बल्कि ऊपर एक तरह से एक कैप की सूरत में वो बुखारात अंदर ही फंस गए, ठीक है, जिसको इन्वर्जन कहते हैं। और वो इन्वर्जन जो है वो ये जो फोटोजेनिक में आमतौर पे ये होता है कि जो गाड़ियों का धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इसका मेन रीजन है नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके अंदर मौजूद होती है ज़्यादा, और ये फोटोजेनिक इसको इसलिए भी कहते हैं कि ये सनलाइट के अंदर, यानी सेकेंडरी इसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी एक तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है ना कि जो कोयला जलाया तो कोयले में से धुआं निकला, एक वो है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं कि जो आपने एक चीज जलाई वो फिर दूसरे किसी पॉल्यूटेंट के साथ मिलकर सूरज की रोशनी में उसने एक नई चीज बना दी, तो अमूमन उसका कोई रंग, उसमें कोई कलर्स वगैरह भी नजर आ रहे होते हैं कि कोई स्मेल है या कोई
आप समझें कि वो उसमें कलर पीला रंग अमूमन इसमें फोटोजेनिक में नजर आता है। और इसकी जो एक मिसाल है वो ओजोन है, एसिड रेन जो होती है भी दी जाती है इसमें। अच्छा, और इसमें ये अमूमन जो है ये गर्मियों में होती है, लेकिन यहाँ जो हो रही है इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग जो है ये वो स्मॉग है जो कि सर्दियों में हो रही है। ये अक्टूबर से शुरू होती है हर साल और ये कोई जनवरी तक चलती रहती है। और इसके नतीजे में ये आँखों की बीमारियाँ, हलक की बीमारियाँ, फेफड़ों का कैंसर, और इसमें जो सबसे जो अजीब सी बात है वो ये कि जो पार्टिकुलेट्स हैं यानी जो जर्रे हैं उनका जो साइज़ है वो पार्टिकुलेट्स का जो साइज़ है वो बड़ा मैटर करता है। उसको PM और PM10 और PM2.5 दो किस्म के होते हैं, और वो अगर इनहेल करे बंदा और वो फेफड़ों में जाएं तो उसके बाद वो मतलब ये आम किस्म के मास्क से भी नहीं तो बेहतर ही होता है कि मुंह को ढांपें किसी कपड़े से, हेलमेट्स पहने, ये सारे। ये नहीं कि ये जो ये देखें दो किस्म के इसमें जो ज़रात हैं, ये छोटा साइज़ अगर है तो ये 2.5 तो ये अंदर तक गया, और अगर PM10 है पार्टिकुलेट जो उसका जो ये इनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये फिर नीचे फेफड़ों तक गया या नाक तक गया, ऊपर ब्रोंकाइटिस हो गया या फेरेंजाइटिस हो गया, या फिर फेफड़ों तक गया तो फिर ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनाइटिस या बाकी सारे इश्यूज। तो ये जो है अब ये स्मोक को, और ये इसकी कैलकुलेशन का साइज है तो देखें आप, ये 400 से ऊपर है तो ठीक है ना। तो 400 से ऊपर का मतलब ये है कि 300 लेके से 500 तक आप देखें कि ये ब्लैक है, सबसे खतरनाक है। तो ये आप देखें कि 400 से ऊपर है सारा लाहौर में, मुख्तलिफ इलाकों में 300 है, कहीं वेरी अनहेल्दी और कहीं 400 से 450, 550 इस रेंज में चल रहा है, और कहीं 350, 300, लेकिन ये सारा अनहेल्दी है, पूरा का पूरा इलाका अनहेल्दी है। कहीं पर आपको ये मॉडरेट भी नजर नहीं आ रहा, यानी गुड तो छोड़ दें, मॉडरेट भी नजर नहीं आ रहा। अनहेल्दी जो सबसे बेहतर जगह है आपको इस वक्त जहां मिल रही है पंजाब में, वो जगह है जो कि अनहेल्दी है। और खारिश, जल्दों के मसले, बच्चों के इश्यूज, आंखों में इनफैक्ट आंखों के अंदर जो सोजिश है और बाकी सारे इश्यूज, तो इसको ये चूंकि वहां पे भारत के अंदर जो मशरकी पंजाब है ये वहां पे, और कुछ हमारे यहाँ भी ये इशू है अभी तक कि जी कोयला जल रहा है, चिमनियों से निकल रहा है बाहर, वो ट्रैप हो गया। सर्दियों में हवा नहीं चलती, ठीक है ना, गर्मियों में हवा ज्यादा चलती है, तो सर्दियों में हवा ज्यादा नहीं चलती, हवा चले तो उसको खींच के ले जाए, तो ये एक जगह ट्रैप हो जाते हैं। ये जो सारे जो जितना भी जहरीला मवाद है, ये जो जहर है, ये जहर सारा का सारा वहां ट्रैप हो जाता है, ये ऊपर भी नहीं जा सकता और ये हवा के जरिए चलता भी, तो ये फंसा रहता है एक जगह पे। और पंजाब में मतलब यहां से अगर हवाएं चल रही हैं तो वो पंजाब, यानी पंजाब से हवाएं चल रही हैं तो मशरकी हमारे पंजाब से मशरकी पंजाब और मशरकी पंजाब से वो फिर हवाएं उनको लेके दिल्ली तक जा रही हैं। तो दिल्ली के अंदर इतनी स्मॉग हो गई है जैसे लाहौर में है, तो दिल्ली में अब इसका जो असल एक और इसका प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे चावल की काश्त है, तो चावल की काश्त हो रही है तो उसमें बहुत ज्यादा चावलों की, 1 टन चावल जो है ना, 1 टन चावल, ये आप देखें 1 टन चावल बनाने के लिए 70,000 टन पानी चाहिए। तो अब ये जो बनास्पति चावल यहां से बनता है ये पूरा, ये देखने में तो बड़ी, तो ये बहुत ज्यादा बनता है और ज्यादा बन के ज्यादा बाहर जाता है, लेकिन आप सिर्फ ये देख लें कि 1 टन के लिए वो 70,000 टन पानी 1 टन चावल के लिए चाहिए बासमती। तो ये बहुत ज्यादा जो है, तो वहां पे भी उन्होंने कानून बनाया था इंडिया में कि जी आपने जो ये इसकी जो काश्त है ये आपने 6 हफ्ते लेट करनी है, तो 6 हफ्ते लेट करेंगे तो 6 हफ्ते के बाद उसकी कटाई होगी ताकि मानसून का पानी आ जाए, वो पहले पानी ना खर्च करें मार्च वगैरह में, इसको आप बाद में करें। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, हरियाणा में और पंजाब उसको फायदा नहीं हुआ। इशू ये है कि इसको किसी तरह से लोगों को या तो ये समझाना है कि इसका यानी जो ज्यादा चावल बन जाता है बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद वो जिसको हम कहते हैं धान, तो धान को जब जलाते हैं तो उसके नतीजे में ये बहुत ज्यादा जो है स्मोक पैदा हो रही है। वो स्मोक पाकिस्तान भी आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी वही मामला है। अगर आप देखें तो ये भट्टे की ईंटें जो हैं अभी तक कराची में और बहुत से दूसरे इलाकों में तो सीमेंट वगैरह की ईंटें, लेकिन कई जगहों पे आपने देखा होगा भट्टे
बने हुए हैं पंजाब वगैरह में, और वो सुर्ख रंग की जो ईंटें होती हैं, तो उसके नतीजे में वो चिमनियों से धुआं निकल रहा होता है, और वो फिर चूंकि वो जाता नहीं है ना, वो ऊपर नहीं जाता, वो दाएं बाएं भी नहीं होता, वो ऐसे जाके बस आसपास ही कहीं जाके ट्रैप हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है। वो ये नहीं कि तेज हवा चल रही है और वो निकल गया दूर कहीं, तो एक जगह ट्रैप होके तो वहां पे फिर ये स्मॉग की शक्ल देता है। अब स्मॉग यहाँ पर एक तो वो तरीके हैं कि जी आप मसनूई बारिश करें और ये करें, क्योंकि बारिश का तो मौसम नहीं है ये, तो उसमें ये होता है कि मसनूई बारिशें करें, लेकिन ये बड़ा महंगा तरीका है। इसका कोई मुस्तकिल इलाज ढूंढना होगा कि क्या उसको हम एथेनॉल में तब्दील करके उसे एनर्जी तैयार कर सकते हैं बजाय कि उसको जलाएं। और ये चूंकि अब ये मुसलसल जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनका एक हिस्सा बन चुका है, और मैंने आपसे कहा ना कि इतना ज्यादा ये जो लेवल आया है 400 से ऊपर, तो 125 सिगरेट रोज के, तो मतलब ये तो आप सोचें कि जो लोग इनहेल कर रहे हैं उनको फिर आंखें, फिर नाक, फिर वो मतलब एक जहर के अंदर, असल में एक जहर है चारों तरफ, और उस जहर, अच्छा अब उसमें एक तो गुजारिश सबसे ये है कि एक्सरसाइजेज ना करें बाहर। बहुत से लोग जो वर्जिश कर रहे होते हैं और ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब ये कि साइकिल चला रहे हैं ऐसे, उसमें थोड़ा सा फिर कवर करें अपने आप को, क्योंकि उन कामों में लंबा सांस ज्यादा लेंगे तो ये ज्यादा इनहेल ज्यादा होगा। तो ऐसी अगर और फिर उसके बाद एयर प्योरीफायर वगैरह लोगों ने कमरों में रखे होते हैं अपने, वो लेके रखे हैं कि हवा जो है वो बाहर आती जाती रहे, उसका फ्लो होता रहे हवा के अंदर, हवा ठहर ना जाए एक जगह जाके। और तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन मुस्तकिल, और उसमें इंडिया से भी बात करनी चाहिए। उनके यहाँ बहुत ज्यादा सीवियर, पूरा दिल्ली तो लॉकडाउन में चला गया, दिल्ली के स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं सारे। और ये जो मसला है ये चूंकि हर साल का है, अच्छा वहां पर भी परेशानी है, लेकिन मसला ये कि किसान पहले ही वहां पे मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से, डॉक्टर साहब हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर कोई नहीं, मुस्तकिल बुनियादों पे एक तो लोगों को बताना है ना, एक तो लोगों को पहले तो लोगों को समझाना है, और फिर ये देखना है कि हमारे यहाँ कितनी स्मॉग जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, और कितनी स्मॉग जो है वो इंडिया की वजह से। अगर इंडिया की वजह से है तो इंडिया के साथ इस इशू को रेज करें, लेकिन ये कि इंडिया चूंकि दिल्ली में स्मॉग इतनी ज्यादा है और लोगों को समझाना मुश्किल है, तो इसलिए वो मतलब है कि वो दिल्ली में ही स्मॉग आ गई है इतनी ज्यादा, तो फिर पाकिस्तान बात करेगा तो वो मतलब वो कहेंगे भाई यहाँ पे हमारा मसला नहीं हल हो रहा, तो आपका मसला हम कहां से हल करें। मतलब पहले तो अगर हमारी कोई बात सुन रहा होता, या ये कोई नए तरीके आ गए हैं जो ये लोग अपना रहे होते, तो उसके नतीजे में तो हमारे पास ही मसला ना होता। लेकिन अगर हमारे पास ये मसला आ गया है और हमें दिल्ली बंद करना पड़ रहा है, और ये हर साल हो रहा है, देखिए ना उसमें, अच्छा इसमें हवा की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ ये नहीं है, लेकिन दिल्ली के रेस्ट ऑफ इंडिया, अब दिल्ली पूरा रेड हुआ है। अब देख रही हैं दिल्ली का मोस्ट पॉल्यूटेड एट होम, ये दिल्ली की मैंने स्लाइड आज दिखाई है। अच्छा तो इशू ये है कि इसमें ये दरमियान में चूंकि फंस जाती है, ठंडी हवा ऊपर नहीं जाती, और ये टेम्परेचर कम होता है, ये दरमियान में फंस जाती है। इस स्लाइड को अगर हम देखें, ये दरमियान में फंस जाती है हवा, तो उसके नतीजे में ये स्मॉग पैदा होती है। स्मोक और फॉग, स्मोक और फॉग का मतलब है स्मॉग, ठीक है, सादा अल्फाज में। और मैंने कहा ना ये कोई नया लफ्ज नहीं है, ये 1905 में प्रोफेसर डेस जो थे उन्होंने पहली दफा इसको इस्तेमाल किया था। तो ये तकरीबन 100 साल हो गए हैं, लेकिन ये है कि ये उससे भी पहले ये लफ्ज स्मॉग का हमें मिलता है लिटरेचर में। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इसका मुस्तकिल हल, लोग समझते हैं कि धुंध में शायद निकल रहे हैं बेचारे बाहर, उनको नहीं पता कि ये स्मॉग है और ये जहर है। एक्सीडेंट्स होते हैं, नहीं एक्सीडेंट्स तो फॉग में भी हो जाते हैं, लेकिन स्मॉग में तो चूंकि विजिबिलिटी बहुत, क्योंकि इसमें स्याह बादल आ जाते हैं ना, पॉल्यूटेंट्स हैं बीच में। खाली फॉग तो है, वो तो कतरे हैं ना पानी के, तो उसमें भी होता है कि फॉग है जी, धुंध है, लेकिन स्मॉग में तो आपको चूंकि पॉल्यूटेंट्स और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ये सारा कुछ उसमें घुसा हुआ है, तो उसकी वजह से ये जहर है। ठीक है, अगर आप सिंपली धुंध में जा रहे हैं और सांस ले रहे हैं तो वो तो पानी के कतरे हैं ना, तो फॉग है, वो तो इट्स ओके। लेकिन स्मॉग जो है ये एक अलग चीज है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है वो ये जहर फजाओं में भरा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है जी। तो ये एक तो ये मसला हो गया। और हवा की स्पीड भी, जो विंड स्पीड है, ये भी काउंट करती है। हवा ही नहीं चलती, अगर हवा चल रही हो तो उसके नतीजे में दूध, तो लोगों को महसूस होता है हवा चल रही है, लेकिन असल में वो इधर होती है, हवा आसपास ही घूम रही है। जो स्लाइड में भी है हमारे पास है विंड एक्सप्लेन्ड कि ये हवा जो है चूंकि फैलती नहीं है, तो उसके नतीजे में वो उधर ही हवा रहती है, उधर ही घूमती रहती है, और अल्लाह खैर सल्ला। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको कोल्ड ड्राई वेदर के अंदर जो है इसमें फिर मट्टी बहुत ज़्यादा, मट्टी, धूल मट्टी, गाड़ियाँ, बसें, ये सारा जो स्मोक निकल रहा है, और ये फिर तो ये मेरे ख्याल से स्मोक के ऊपर जो है
वो बात करने की भी ज़रूरत है और इसका मसला हल करने की भी। दूसरा मैं फिर एक ऐसा है कि नॉन पॉलिटिकल इशू, लेकिन वो इशू जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है इस वक्त उस पर बात करना अहम है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि गैर मुल्की सफ़र का इरादा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जो है अगर हम सिंपली यहाँ पे हम कोट करें, हम ये बीबीसी की 5वीं स्लाइड अगर दिखा दें कि एंजेला मर्केल ने कहा कि जर्मनी हिट बाय फुल फोर्स ऑफ कोविड। कोविड इतना तेज हो गया है यूरोप के अंदर, जो लोग यूरोप का या अमेरिका का या बाहर का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं वो ज़रा रुक जाएं। अचानक वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, सबसे पहले मैं आपको जर्मनी का चार्ट दिखा रहा हूँ। जर्मनी के अंदर क्या हुआ है जिसके ऊपर एंजेला मर्केल ने बात की। जर्मनी का जरा चार्ट आप दिखाएंगे, अचानक वहाँ पे जो है वो एकदम से कोविड के केसेस ऊपर चले। ये देखें ना आप, बिल्कुल एकदम शूट कर गए। ये 2000 आप देखिए शुरू से लेके अब तक ये सबसे ज्यादा शूट कर गए हैं, और ये इतना ज्यादा हो गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो ये कह रहा है कि यूरोप टफन्स रूल्स फॉर अनवैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड के लिए भी, ठीक है। और फिर उसके बाद गार्डियन ने कहा है कि जीरो कोविड इज नॉट गोइंग टू हैपन, एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट अ स्टीप राइज इन यूएस आल्सो, ठीक है, इन दिस विंटर। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे वो लोग। और ये जो गार्डियन ने कॉल लिखा है, नंबर 10 स्लाइड है, वाई इज़ यूरोप रिटर्निंग टू डार्क डेज ऑफ कोविड। कोविड का जो तारीख दिन थे उसकी तरफ यूरोप दोबारा जा रहा है। CNBC ये रिपोर्ट कर रहा है भी कुछ देर पहले का हॉस्पिटलाइजेशन राइजिंग अमंग फुली वैक्सीनेटेड इन US। जिनको मुकम्मल वैक्सीन लगी हुई थी वो उनसे भी हॉस्पिटल भर रहे हैं। और रिकॉर्ड हाई केसेस, मोर रूल्स एंड पार्शियल लॉकडाउन, न्यू कोविड वेव इन गल्फ यूरोप। तो यूरोप के अंदर जो है ये एकदम तेजी के साथ जो है, और CNN ये दे रहा है, अगर हम 16वीं स्लाइड कोट कर देते हैं इसलिए कि जर्मनी कोविड केसेस हिट रिकॉर्ड हाई विद मर्केल्स वार्निंग ऑफ ड्रामेटिक सिचुएशन। अच्छा, इसमें अगर सिर्फ सिंपली स्लाइड आप देखें ना, तो जर्मनी को आपने देखा है, तो जर्मनी के केसेस एकदम से शूट कर गए ऊपर। ये बड़ी यानी ये वैक्सीनेटेड केसेस हैं जिनको वैक्सीन लगी हुई है, लेकिन जर्मनी का अगर आप चार्ट देखें तो एकदम से शूट कर गए। वजूहात क्या हो सकती है? वजूहात पे तो इसकी बहुत सारी बात हो सकती है। आप ऑस्ट्रिया देखें जरा, अगर ऑस्ट्रिया को देखें, ऑस्ट्रिया का चार्ट काइंडली दिखाइएगा। ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप के अंदर, ये ऑस्ट्रिया शूट कर गया ऊपर, ये देखें आप अचानक। और ये शुरू से अगर आप नोट करें तो ये सबसे ज्यादा इस वक्त हो गया है। मैंने कहा ना डार्क डेज की तरफ, वो कह रहे हैं डार्क डेज की तरफ दोबारा जा रहा है यूरोप। अच्छा, हॉलैंड में, नीदरलैंड्स में क्या हुआ है? नीदरलैंड्स का अगर हम दिखाएं तो ये नीदरलैंड में आप देखें, ये नीदरलैंड्स है, ये देखें आप, पहले से जो पीक उनकी थी, पीक से भी अब यानी पिछली पीक से ऊपर चला गया वहाँ पे केसेस, और वहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गए हैं। और इसी तरह से एक मुल्क है बस जहाँ पे ये फ्लैट जा रहा है अभी तक, लेकिन वो बाकी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नहीं खुला, और वो चाइना है। सारी दुनिया की अगर स्लाइड्स में देख रहा हूँ और वहाँ पे मैं उनके चार्ट्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो सिर्फ चाइना है जो बिल्कुल बॉटम के साथ टच कर रहा है। लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका में भी और जर्मनी में एक्टिव केसेस, तो वहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गए हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग के लिए अब इशू इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ट्रैवल कर रहे हैं आप ऐसे मुल्क में जहाँ पे अभी ये मुख्तलिफ ये चार्ट्स इस तरह से नहीं गए, तो ये ज़हन में रखें कि मिनट टू मिनट रूल चेंज हो रहा है। यानी अगर आपने यहाँ से अपनी सीट बुक कराई और आप कह रहे हैं कि मैंने लंदन जाना है, तो पता रास्ते में ही लंदन के अंदर उन्होंने एक ऐलान कर दिया। मतलब आपको बहुत ज़्यादा, और फॉरेन ट्रैवलर्स को खास तौर पे वो पासपोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन चेकिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। मतलब होता ना कि खुला टुला क्रिसमस आएगा और आराम से लोग निकलेंगे, वो फिर दोबारा लॉकडाउन की तरह डार्केस्ट डेज की वो बात कर रहे हैं। और ये केसेस एकदम से बढ़े हैं। अब उसमें बूस्ट, ये वो हैं जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, अब इनको एक बूस्टर डोजेस की जरूरत है, क्या है। लेकिन बहरहाल ये हमें विंटर जो है, क्रिसमस इस तक हम इसको फॉलो करते रहेंगे। ये कुछ हालात बड़े अजीब से हो रहे हैं दोबारा कोविड के हवाले से। और इसमें एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी तक जो सेंटर है इसका वर्ल्ड वाइड जो सेंटर है, वो WHO ये कह रहा है कि वो जो सेंटर है वो यूरोप है इस वक्त। तो यूरोप से इसीलिए वो आने जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं, उन फ्लाइट्स के ऊपर चेक, और यूरोप के मतलब मुख्तलिफ मुल्क अब यूरोप के साथ जो उनका इंट्रैक्शन है, वैसे ही वहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गए। मैंने आपसे कहा कि जर्मनी में और बाकी जगहों पे, तो अल्लाह ताला खैर करे, देखते हैं। लेकिन ये कि विंटर जो है वो कुछ उसका अच्छा आगाज नहीं हुआ यूरोप के अंदर कम से कम। वैक्सीनेशन के नतीजे में वहाँ पे ये है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन डेथ्स नहीं है। इसीलिए हम बार बार ये बात करते हैं कि वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं।
और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेट अपने आप को करवा के रखें, क्योंकि अभी तक जो केसेस तो बढ़े हैं, ठीक है, लेकिन ये वो केसेस, इन केसेस में से हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। मतलब वो कह रहे हैं कि अस्पताल में आ रहे हैं लोग और जाहिर है, लेकिन अभी तक वो जो वेंटिलेटर्स या डेथ्स या अमवात वो नहीं, ये पॉजिटिव केसेस हैं जो ऊपर जा रहे हैं, अभी तक डेथ्स नहीं है, ये पॉजिटिव केसेस हैं। तो इसीलिए वैक्सीनेशन चाहे चाइना की हो, चाहे फाइजर हो, चाहे कोई मॉडर्ना हो, चाहे कोई, वैक्सीनेशन और एहतियात फिर ज़रूरी है सर्दियों के मौसम में। प्लस अगर वैक्सीनेशन करवाई हुई है और आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे स्मॉग है, तो उसके बाद फिर कोविड कैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो सांस की नाली और हलक और ये सारा, ये चूंकि स्मॉग से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो इसलिए आप ख्याल रखें कि या तो अगर आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत है तो बूस्टर डोज देख लें, या ये कि एहतियात बहुत ज़्यादा करें। ये ना समझें कि मैंने कोविड पे वैक्सीनेशन करवाई हुई है तो पता चला कि वो चूंकि डैमेज बहुत ज़्यादा कर रहा है आपके हलक को और जो सांस की नालियाँ वगैरह, तो वहाँ पे फिर बहुत 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 ज़्यादा केयर की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो बीच में कि कोविड और साथ ये मिक्स होके स्मॉग वगैरह आ जाए। ये इंडिया में भी जो उनका शुमाल मगरबी साइड है इंडिया की, वहाँ और हमारी जो पंजाब की साइड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपसे बात की ना कि नई दिल्ली से ये बात करने की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि नई दिल्ली के अंदर जो है ये प्रॉब्लम आ रही है पंजाब और हरियाणा से। तो अगर वो पंजाब और हरियाणा में जो काश्त हो रही है और ज़ाहिर है किसान है, और ये वो किसान है जो पहले ही मुजाहरे कर रहे हैं मुख्तलिफ काम, तो आप उनके ऊपर क्या मजीद कानून, तो एहतियात ही इस वक्त कर सकते हैं। इस वक्त ये करना कि जी मसनूई बारिश और ये सारी ये आर्जी से तरीके हैं, करनी हो तो कर लें, लेकिन इससे कोई मुस्तकिल ये इलाज नहीं है, क्योंकि फिर धुआं निकलेगा, फिर लोग जो हैं वो काश्त हो रही होगी, फुजला जल रहा होगा जो खेतों के अंदर, तो मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है कि जैसे आपने कोविड के लिए प्लानिंग की है या आपने जैसे डेंगू के लिए प्लानिंग की, उस तरह से आप स्मॉग के लिए प्लान करें, वरना ये जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और ये भी दुआ है कि जो एकदम से शूट अप कर गए केसेस यूरोप के अंदर कोविड के, तो ये केसेस जो हैं ये किसी तरह से कम आए, क्योंकि इसके नतीजे में दुनिया फिर एक लॉकडाउन की तरफ, डार्क डेज की तरफ जा सकती है। अच्छा, ये अभी मैंने कहा ना पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन अभी डेथ्स और ये सारा देखना है कि, और ये ऐसे गई है जर्मनी में, तो सरप्राइज की बिल्कुल ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये कि थोड़ी देर के बाद हमें क्लैरिटी आ जाएगी क्या 14वां राउंड इंडिया और चाइना के दरमियान हो रहा है, और ये वही गोगरा और पेंगंग सू और हॉट स्प्रिंग्स, वही सारा ज़ेरे बहस आएगा, लेकिन इम्कान यही है कि कोई नतीजा खेज शामिल नहीं होगा। देखें जो प्रीमियर शी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हुई है, आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, हमें दुनिया में सुकून चाहिए, हमें दुनिया में सुकून, हम अच्छा हैं, अच्छा मतलब सारा अच्छा है। उसमें से एक चीज़ जो हकीकत में सामने आई है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने उनके मीडिया के लोगों को वीज़े दे दिए और चाइना ने अमेरिकन को कहा कि हम आपके मीडिया के लोगों को वीज़े, इसके अलावा कोई एक अमली इकदाम नहीं उठाया गया, सवाए इस बात के कि जी प्रेसिडेंट बाइडेन ने कह दिया कि हम तो जाहिर है कि वन चाइना पॉलिसी पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम पुराने मुआहदे पे चले जाएं तो फिर हम डिफेंड करने का भी, लेकिन वो बात जो है वो, यानी इसका कोई ऐसा नहीं है कि ब्रेक थ्रू करें, जो हमने कल भी बात की ना ब्रेक थ्रू, अब नतीजा नहीं। इस पूरे माहौल में अभी मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दुआ है कि इस मीटिंग का कोई नतीजा निकले, मतलब नतीजा निकले इंडिया और चाइना के दरमियान, कम से कम जो तैयारी हो रही है कि वहाँ पे मिसाइल्स नस्ब हो रहे हैं और वहाँ पे विलेजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, फौजें पहुँच रही हैं, पैराट्रूपर्स आ रहे हैं, और ये दोनों की तरफ से ये बात डिक्लेयर हो चुकी है कि हम एक लॉन्ग डार्क विंटर की दोबारा तैयारी कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों में। तो ये पहाड़ी इलाका नहीं है जो मैं बात बार बार करता हूँ ना, पहाड़ी इलाका, तो ये कितना पहाड़ी इलाका है, ये शुरू होता है एक साइड से जो कि लद्दाख है, और ये चलते 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 वहां जाके अरुणाचल प्रदेश पे खत्म होता है, और साथ ही वो जो साइड है वो बहुत ज्यादा वहां पे जो एग्जैक्टली जो म्यांमार के अंदर और बांग्लादेश और मणिपुर और त्रिपुरा और नागालैंड, तो इसको किसी तरह से, मैं इस बात, ये जो बात है ना सिर्फ कि अमेरिका के अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक का लफ्ज होता है, स्ट्रेटेजिक वैसे तो ध्यान में न्यूक्लियर आता है, फॉरेन स्ट्रेटेजिक, लेकिन स्ट्रेटेजिक का मतलब कि मिलिट्री अलायंस तो होता है ना, इकोनॉमिक अलायंस तो इंडिया का चाइना के साथ भी है, बहुत ज्यादा तजारत है इंडिया और चाइना के दरमियान। तो अगर जंग है तो उस जंग में क्वाड इकोनॉमिकली, इसमें अमेरिका ज्यादा तिजारत कर रहा है भारत से, या भारत जो है वो चाइना से ज्यादा कर रहा है?
तो इशू ये है ना कि इकोनॉमिक अलायंस में फिर क्या है, मतलब सारा जो है उन्होंने चाइना से उठा के आईफोन और अपनी सारी इंडस्ट्रीज को क्या इंडिया शिफ्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो अभी भी चाइना के ऊपर टैरिफ्स वैरिफ्स ऊपर नीचे बल्कि और रिलैक्स कर दिए, तो वो चीजें तो सारी चाइना से आ रही हैं बन के, तो इसीलिए प्रेशर भी है सप्लाई चेन, और पहले हम बात सारी कर चुके हैं। इशू ये है कि उस अगर ये इकोनॉमिक भी है फर्ज करें, तो इकोनॉमिक में ऐसी क्या चीज है जो इंडिया को मिल गई है, ये एक सवाल है जो कि दूसरे मुल्कों को नहीं मिली, जो इंडिया से हटके हैं। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते ये अगर इस वक्त ये मिलिट्री का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, देखिए आज ऑस्टिन लॉयड जो है, मैं सिर्फ ये वक्फे पे जाने से पहले आपको सिर्फ एक चीज यहां पे दिखा दूं, और वो चीज जो है वो ये है कि जो जनरल ऑस्टिन लॉयड हैं, अब जनरल ऑस्टिन लॉयड जो हैं, ये तो 22nd स्लाइड है ना कि वो आ रहे हैं, जो हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का देखा है, सेक्रेटरी ऑस्टिन लॉयड ट्रेवल्स टू मिडिल ईस्ट, वो आ रहे हैं मिडिल ईस्ट, और वो अच्छा उन्होंने पूछा मॉस्को से एक्सप्लेन करें कि यूक्रेन के जो आर्मी चीफ हैं उनसे उनकी बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि मॉस्को शुड एक्सप्लेन, लेकिन जंग ये नहीं कि जंग में वो कूद जाएंगे यूक्रेन के साथ। इश्यू जो है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की दूसरी जो बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी उनकी एडवाइजरी आइटनरी जारी हुई है। सेक्रेटरी ऑस्टिन जो है वो बहरीन आ रहे हैं, यूएई आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, मनामा डायलॉग जो डबल एस का होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज स्टडीज, बड़ा थिंक टैंक है उनका, मनामा में होता है, एक उनका जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल ईस्ट को कवर करता है। एक शंग्रीला होता है जो कि फार ईस्ट को कवर करता है, एक जेनीवा में होता था पहले, अब नहीं हो रहा। तो ये इनकी ये जो थिंक टैंक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर वो बात करेंगे। उसके बाद वो सेंटकॉम, कतर, इधर उधर, ये मिडिल ईस्ट के दौरे पर ले लेते हैं। इंडिया का जो इशू है ना, जो मैंने आपसे पहले बात की कि इसमें अच्छा, और पहली दफा रशिया से एड पहुंची है आज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रशियन जहाज लैंड हुए हैं एड लेके। बेहतर सर, तो वक्फा लीजिए, उसके बाद जरा बात करते हैं। आपसे बात करते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि भारत को अब एलएसी पे चाइना के साथ जो कशीदगी है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर से ज़्यादा इकोनॉमिक पार्टनर्स जो हैं वो वैल्यू रखते हैं। बिल्कुल, और ये नहीं देखें, इकोनॉमिक पार्टनर्स तो वो हैं, लेकिन सवाल ये है कि मसला तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का है ना, कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के हैं, तो फिर अमेरिका इस पूरी सूरत हाल में क्या ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक फ्रंट पे वो इंडिया को दे रहा है और वो बाकी दुनिया को नहीं दे रहा, वो पूरी दुनिया से तिजारत हो रही है उनकी, चाइना से हो रही है सबसे ज्यादा, तो चाइना से हो रही है। लेकिन चाइना के साथ जो जंग है, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई। तो उसके ऊपर एक वजाहत होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर मतलब है कि ये कुछ इन सर्दियों में, वैसे तो अल्लाह करे कि मामला ठीक हो जाए, लेकिन इन सर्दियों में अगर जंग होती है तो ये कोई मुनासिब नहीं है, जंग तो किसी भी इशू का। और वो खास तौर पे जो उसका पिछले साल हमने एक बहुत ही बुरे मनाजिर देखे कि वहां पे बाकायदा जो दोनों साइड्स के लोग थे उनको डंडों से और पे कांटे लगे हुए, और उस बॉर्डर एरियाज पे, बॉर्डर तो है ही नहीं खैर अभी, लेकिन जो भी वो एरियाज हैं वहाँ पर वो एक दूसरे को मारा गया और वो बड़े तकलीफ मनाजिर थे। तो ये डायलॉग कामयाब होना, लेकिन इनके अंदर कोई तीसरा फरीक नहीं आ रहा, ना यूनाइटेड नेशंस है, ना इसमें कोई और मुल्क है, ना कोई दरमियान में सुलह करवा रहा है। देखें, पाकिस्तान इंडिया के क्राइसिस होता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दुनिया के और मुल्क खामोशी से आ जाते हैं दरमियान में, लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना के दरमियान में कोई मुल्क भी नहीं आ रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा। रशिया ने एक शुरू में अटेम्प्ट की थी, लेकिन रशिया भी पीछे हट गया था। तो एक तो ये इशू हो गया। दूसरी जो बात मैं आपसे इस मौके वाले से कर रहा था, मैं उसको बात कहूँ, ये यूक्रेन का क्राइसिस बढ़ रहा है, ठीक है, यूक्रेन का क्राइसिस बढ़ रहा है, आर्मीनिया और आज़रबाईजान का क्राइसिस भी बढ़ रहा है। और आर्मीनिया और आज़रबाईजान का ये मेरा ख्याल है कि ये रशियंस और टर्की और बाकी सारे जो ममालिक हैं वो दरमियान में फौरी तौर पे उसको ख़त्म करवाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आज़रबाईजान से आज़र न्यूज़ है, 12वीं स्लाइड, वो कह रहे हैं आर्मीनिया ने शेलिंग की है दोबारा, तो उसके इलाके में, तो वहाँ पर एक मामला जो है वो चल रहा है आर्मीनिया और आज़रबाईजान का, और ये जंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान तलखी अरूज पे पहुंची और फिर ठंडी हो गई, ये तलखी को इसको भी कम करना चाहिए। चाइना के प्रीमियर ने इसराइल के प्रेसिडेंट से बात की है, और टर्की के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी इसराइल के प्रेसिडेंट से बात की है। अच्छा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसराइल जो है, ये देखें ना, जो डेली सभा खबर दे रहा है कि अर्दोगन एंड हर्जोग डिस्कस टर्की इसराइल टाइज एंड रीजनल इश्यूज। तो
इसराइल के साथ जो है वो इसराइल की मिडिल ईस्ट में इंपॉर्टेंट बनी है। इसराइल जो है वो अमेरिका का लाई रहा है, और अगर वहाँ से, और चाइना डेली जो कह रहा है 7वीं स्लाइड की, चाइना टू डीपन रिलेशंस विद इसराइल, तो ये अब अमेरिका, लेकिन यहाँ पर ये उस वक्त सारी गुफ्तगू हो रही है जब ऑस्टिन लॉयड मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, और उस मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। अच्छा, ब्लिंकन अफ्रीका में है, लेकिन अफ्रीका में वो सूडान से दूर हैं, इजिप्ट से दूर हैं, और वो है कीनिया, और वो सेंट्रल एशिया की सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स में है। ब्लिंकन अफ्रीका में है इस वक्त, ऑस्टिन लॉयड मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात जो और इम्पॉर्टेंट, मैं इससे पहले कि और पॉलिटिकल बात करूं, मैं ये बता दूं कि इसमें स्मॉग में क्या करना चाहिए। देखें, स्मॉग में पहली बात तो ये कि बाहर कम से कम निकलें। अच्छा, निकलें तो वही मुंह ढांप के और मास्क लेके और सारे, लेकिन ये कि इसकी कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि इससे कोई फायदा होता है, लेकिन फिर भी मुंह ढांप के। और फिर उसके बाद ये है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उन जगहों से दूर रहें, और कम से कम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से मुराद ये कम से कम पैदल चलें। अगर स्मॉग है तो कोई ज़रूरत नहीं कि लंबा 2 किलोमीटर सैर करने जा रहे हैं, और कम से कम जो है वो साइकिल या ड्राइविंग या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ज़्यादा आपको इनहेल करना पड़ा है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो 2.5 साइज का है, देखें, एक तो लंग्स तक जाता है ना, जो PM10 है, जो बड़ा पॉल्यूटेंट है, लेकिन जो 2.5 है वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और ब्लड वेसल्स में जाके थ्रोम्बोसिस करता है, यानी क्लॉटिंग, यानी छोटे वेसल्स में इस कदर छोटे जो हैं वो इनके ज़रात हैं, इसमें जो ज़रात होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के या नाइट्रोजन ऑक्साइड के या बाकी सारे, कि वो जाके बहुत, उनका साइज जो है वो बिल्कुल 2.5 जाता है, वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये आपको कैपिलरीज में, पल्मोनरी कैपिलरीज में, जो कि कैपिलरीज हैं लंग्स की, उसमें जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये थ्रोम्बोसिस और ये ब्लड जगह जगह वेसल्स को ब्लॉक करना, तो इसलिए ये मैंने आपसे कहा ना कि इसका कोई परमानेंट हल ढूंढना। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं लाहौर में, या जो हॉस्पिटल्स हैं, या जो शेखुपुरा में, फैसलाबाद में, वो जाहिर है कि इन 2-3 महीनों तक बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये, और अगर कोई सांस का, एस्मा का पहले प्रॉब्लम है तो इनहेलर्स हर वक्त साथ रखें अपने, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि टेक केयर करनी है। लेकिन इसका परमानेंट हल ढूंढना ज़रूरी है कि कितना हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है और कितना पड़ोस से आ रहा है। पड़ोस से वो हवा ऐसे चल रही है तो वो दिल्ली तक तो जा रही है, वो दिल्ली तक, लेकिन पंजाब हरियाणा से वो दिल्ली तक तो ले गए। दिल्ली, सवाल यह है कि इस तरफ कितनी हवा है, क्योंकि इसमें हवा का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो कितनी ऐसी वो हवा अगर दिल्ली तक चली गई है, दिल्ली के अंदर तो जाहिर है कि ट्रैफिक की वजह भी है और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन उसमें ये जो फार्मर्स जलाते हैं बीच में दरमियान में, जिसको पैडी कहते हैं, पैडी की उर्दू मेरे ख्याल से धान ही है वो जो छोटे, तो पैडी बर्निंग की वजह से वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉग पैदा होती है। वो स्मॉग अब पाकिस्तान कितनी आ रही है, और पाकिस्तान आ रही है तो वहाँ से कितनी आ रही है, और हमारे अपने यहाँ कितनी पैदा हो रही है, और अगर हम अपनी कंट्रोल कर लेते हैं और वहाँ से आती रहती है तो फिर क्या होगा। ये वो सारी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म पड़ोसी ममालिक हैं। कुछ चीजें आपको, जैसे पानी का इशू, बाकी इश्यूज आपने, उतना ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर के इश्यूज, ये उतने ही इंपॉर्टेंट अब ये हो गया है कि स्मॉग को कंट्रोल किया जाए, कि स्मॉग वहां से आ रही है, इंडिया से पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि दिल्ली बंद हो गया, साथ ही मतलब दिल्ली के बंद होने का, यानी इतनी, आप सोचे ना, पंजाब हरियाणा से दिल्ली में तो ट्रैफिक है, पंजाब हरियाणा से वो फार्मर चला रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि लाहौर में, फिर लाहौर में वही मसला है, एक तो ट्रैफिक कंजेशन, फैसलाबाद में वही मसला है, कारखाने चल रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन इंडिया की वजह से, तो इसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन हमारे यहां होनी जरूरी है, ताकि फिर हम एक कोई जॉइंट किस्म का मुश्तरका तरीका का इख्तियार करें कि जिसके नतीजे में यहां से वहां ना जाए, वहां से यहां ना आए, क्योंकि दरमियान में आराम से खेती बाड़ी, पानी बहुत है, बिजली भी बहुत है, मतलब पानी जो है वो सब सॉइल पानी तो खत्म होता जाता है, क्योंकि पानी पीते बहुत हैं ये जो चावल और ये सारी फसलें हैं। मैंने आपसे कहा ना 1 टन चावल के लिए 70,000 टन, ये कितना बड़ा फिगर है। तो पानी तो वो सब सॉइल जो जमीन के नीचे वो पानी खत्म होता जाता है, लेकिन ऊपर से नहरों से वो, अगर आप जाएं अभी भी देहातों में तो वो आपको नजर आएगा कि वो ट्यूबवेल से बिजली भी चल रही है और पानी चलता जा रहा है, इतना पानी आ रहा है। अच्छा, लोग, मुझे नहीं पता कि क्या होते, बहुत ज्यादा पानी आ रहा होता है और पानी में एक बच्चा आपको खड़ा होकर नहाता हुआ नजर आएगा, एक बच्चा उसमें नहा रहा है, और वो ट्यूबवेल से वो इतना बड़ा वो पानी का जो है ना, उसमें बच्चा नहा रहा है, लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बहुत सारा पानी। तो अब उसमें इशू ये है, अच्छा वो पानी मेरे ख्याल से फिर खेतों में तो चला जाता है आगे, लेकिन इशू ये है कि ये पानी को भी हमने बचाना है, और ये भी देखना है कि
चावल जो है, क्योंकि चावलों की वजह से ये इन दिनों में जब कटाई वटाई हो रही चावलों, उसके बाद ये जब सूट को जलाते हैं और ये पैडी को फायर करते हैं, ये जो धान वगैरह को, तो वो जो छिलका होता है चावलों का, ये जो भी उसको कह लें धान, उसको जलाने से ज्यादा पैदा होती है सर्दी में। अब इशू ये है कि वहां पर क्या इंडिया में आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, जितना चावल चाहिए उससे ज्यादा पैदा हो रहा है, उससे ज्यादा पैदा हो रहा है ताकि उससे ज्यादा भेजें, और ज्यादा, अब जब ज्यादा भेजना होता है तो ज्यादा पीछे ये पैडी या धान जो उसमें से होता है वो ज्यादा बचता है, फिर उसको आग लगा देते हैं। इशू ये है कि अच्छा ये फिर यूरोप की दुनिया भर में इस खित्ते का जो बासमती है वो तो चलता है ना पूरी दुनिया में, तो वो अपनी जरूरत से ज्यादा बना के वो बाहर भेजने के चक्कर में उतना ही तो इसका कोई चेक होना चाहिए कि क्योंकि धान जब जलता है पीछे वो पैडी को ही धान ही कहते हैं मेरे ख्याल से उर्दू में, लेकिन पैडी को जब जलाते हैं तो उसके नतीजे में ये स्मोक पैदा होता है सबसे ज्यादा। तो दूसरा तरीका यह है कि उसको पैडी से आप एथेनॉल की तरफ चले जाएं, उसको आप इस्तेमाल करें एनर्जी सोर्सेज वगैरह के लिए, लेकिन उस तरफ आप लोगों को बताना, खास कर लोगों को बताना एग्जैक्टली बहुत से उसके और तरीके में, जैसे आग लगाएं उसको, तो आग मतलब है कि अब लोगों को बताना, समझाना, अवेयर करना कि भाई इसको जलाओ मत, इसको ये तरीका भी होता है, ये तरीका भी होता है, इससे ये भी बना सकते हैं, इससे ये भी बना सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त बस सिर्फ ये है कि चूंकि खतरनाक हद को क्रॉस कर रहा है स्मॉग जो है, तो इसलिए लोगों को एहतियात बहुत जरूरी है। कोविड भी है, कोविड दोबारा रेज हो, तो मतलब है कि थोड़ी सी एहतियात करके, खासतौर पे दोनों का चूंकि जगह एक ही है जहां से कोविड भी जाता है और स्मॉग के पार्टिकल्स भी अंदर आदमी इनहेल करता है, तो इसलिए एहतियात की जरूरत है। और ये डैमेज वही आंखों के ऊपर असर और ये सारा, तो कम से कम कोशिश करें कि बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो अपने आप को ढांप के, चेहरे को भी, नाक को भी, ऑल्दो ये कि उसके बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उससे स्मॉग से बच सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम चलें कम से कम, ये जरूरी काम हो तो स्मॉग में निकलें, वरना स्मॉग में आप जो है वो प्रेफर करें कि स्मॉग जब कम हो जाए तो आप घरों से निकलें। जी डॉक्टर साहब, सियासी मामलात पर बात कर रहे थे, साद रिजवी साहब को भी आज कोट लखपत जेल से रिहा किया गया। ये मुआहदा जो हुआ था वो आज मुकम्मल हुआ, और तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनको बहुत मुबारक। अब साद रिजवी साहब चूंकि तहरीक लब्बैक एक बाकायदा सियासी जमात है, तो देखना यह है कि तहरीक लब्बैक की जो पॉलिटिकल उनकी जो हिकमत अमली वो क्या होती है। एक तो यह है कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब का पहला उर्स या पहली बरसी कल है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो इस मौके पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुतवक्को है लाहौर में। और अब देखें 1 साल कैसे गुजर गया, और लोगों को उनका जनाजा जो हुआ था सबसे इतना बड़ा जनाजा शायद ही कभी मतलब है कि बहुत बड़ा मजमा नहीं, जनाजे पे जो लोग थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे, तो उसमें जो उनके अकीदतमंद और ये सारे, तो अब देखना यह है कि जो पॉलिटिकल इनकी पोजीशनिंग है, या पॉलिटिकल क्योंकि सियासी जमात भी है ना, मजहबी जमात भी और सियासी भी है, तो सियासी तौर पे ये पीटीआई की तरफ जाते हैं या मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, क्योंकि तीनों के साथ एक ना एक दौर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। मिसाल के तौर पे एक तो सलमान तसीर साहब के वक्त उस वक्त से शुरू हो गया था, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुमताज कादरी जो है उनको फांसी हुई तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर था, और फिर जब ये गिरफ्तारी और ये सारा मामला हो तो पीटीआई का दौर था। तो पॉलिटिकली नहीं कामयाब तो हुए हैं, लेकिन एक तलखी और वो जरा मुख्तलिफ और बातें और ये सारा तो होता रहा ना, वो तो फिर आर्मी ने, फौज ने बीच में आके कि खून रेजी ना हो और मसाइल को हल करवाए। देखना ये है कि वो तो, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके नतीजे में खून खराबा नहीं हुआ और मसला जो था वो अफवाम व तफहीम से हल हो गया। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि देखना यह कि सियासी तौर पे पॉलिटिकली, जो मजहबी तौर पे तो हम जानते हैं कि तहरीक लब्बैक की क्या नजरियात हैं और क्या, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चूंकि है तो पॉलिटिकली वो किस तरफ जाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक मजहबी शख्सियत को उनके पास जाते देखा था, और वो थे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ताज़ियत के लिए घर गए थे अल्लामा खादिम रिजवी साहब के बाद। लेकिन वो क्या सियासी इत्तेहाद है, अलग से होंगे, क्या होगा, तो ये पॉलिटिकली चूंकि बहुत एक्टिव और बहुत फाल किरदार इसका नजर आ रहा है तहरीक लब्बैक का इस वक्त आने वाले दिनों में, तो देखना यह है कि पॉलिटिकल लीनिंग इसकी किन पार्टीज की तरफ होती है और किन की तरफ नहीं होती, ये चंद दिनों में क्लियर होगा, और ये अगले इलेक्शंस में बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।